Hello, dear learners. Myself Pragya Pandey, and I welcome you all to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. So, in this lecture series, what we are doing, we are covering UPSC prelims focused test papers. And in today's paper, what we will cover is Economy Part 2. Part 1 has already been uploaded, जिसमें फर्स्ट 250 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है. उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. साथ ही आप आई बटन पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. पहला क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the Finance Commission. The 15th Finance Commission is headed by the N.K. Singh. It consists of a chairman and 4 other members and the commission is appointed every 4 years. करना क्या है, देखिए हर बार की तरह सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है कि आपको इसमें से करेक्ट देखना है या रॉन्ग. सही आंसर क्या होगा जी. 15th फाइनेंस कमीशन को हेड किया था N.K. सिंह जी ने, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन और 4 other members. Option 2 is also right. And third option is saying the commission is appointed every 4 year. जी नहीं, जब हम कमीशन की बात करते हैं तो इसे 4 साल में नहीं, इसे प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. आपको याद होगा तो 1 अप्रैल 2020 यहां पे 5 इयर्स हो जाएंगे इसके कमीशनिंग के. ऑल राइट, सो आई होप दिस is clear to you. और correct answer होगा option number A, first and 2. Moving on to the next question, which is talking about which of the following statement most appropriately, ध्यान से देखिए, most appropriately describe national income. ठीक है, क्या इसमें से नेशनल इनकम को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग सब्सिडीज, नो. Gross national product at market price after subtracting depreciation and indirect taxes, no. Gross national product at market price after adding subsidies, बिल्कुल correct. And subtracting depreciation and indirect taxes, totally correct. So correct answer हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या बात कर रहा है, देखिए 53 is asking which of the following factor can be reason behind the recent depreciation of the rupees. कौन सा ऐसा कारण है जो अभी हालिया में रुपए के डेप्रिसिएशन का हिरास का कारण बना है. ठीक है, पहली बात की जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट है इन्होंने उसको रेस कर दिया, इसकी वजह से हमें रुपीस डेप्रिसिएट होता हुआ दिखाई दिया. बिल्कुल सही. दूसरी बात की जा रही है एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस एंड इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट, बिल्कुल करेक्ट. देखिए इंडिया लगभग 70% ऑयल इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और आपको पता है जब हम ऑयल की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या डेली लिविंग्स की बात करें. क्लियर. थर्ड बात की जा रही है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द वेक ऑफ अपकमिंग जनरल इलेक्शन ऑफ 2019. क्या ऑप्शन 3 सही होगा यहां पर? यस, इसकी वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन देखने मिल रहा है रुपीस का. देन एग्रेसिव परचेसिंग बाय एफपीआईज इन इंडियन स्टॉक मार्केट, नो, इट विल नॉट इम्पैक्ट. देन टर्कीज करेंसी क्राइसिस, बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हमें देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 5. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी अकाउंटेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, ध्यान से देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन है. पहली बात की जा रही है प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, रीसेल ऑफ द हाउस, देन ब्रोकर्स कमीशन एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड. क्या होगा इसमें से? देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन यहां पर काउंट किया जाता है नेशनल इनकम में. ब्रोकर्स कमीशन भी काउंट किया जाता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी काउंट होता है, लेकिन रीसेल ऑफ द हाउस इसमें काउंट नहीं किया जाता है. इट डज नॉट काउंट. ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास क्या सही आ जाएगा 1, 3 एंड 4. That will be option number
बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विद रेफरेंस टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? यस, दे कैन लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं, इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ना 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 ना, क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर कुछ गलती है। क्या हो सकता है? दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, ठीक है, दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 बात कर रहा है, इट कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म द पार्ट, किसका पार्ट नहीं बनते हैं ये? ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड दिस इज द रीजन दे कैन नॉट इशू एनी टाइप ऑफ चेक। ओके, सो ये भी सही होगा। करेक्ट आंसर हमें देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली, दैट इज बी। चलिए मूविंग नेक्स्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या बात कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू इट्स क्लाइंट विदाउट एनी कोलैटरल। इज इट करेक्ट? नो, इट इज इनकरेक्ट। रेपो रेट क्या होती है? देखिए वो रेट जिस पर आरबीआई लैंड करता है टू इट्स क्लाइंट्स जनरली अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर। ओके, दूसरी बात की जा रही है, हायर बैंक रेट विल लीड टू द हायर लैंडिंग रेट्स बाय द बैंक। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, बिल्कुल सही है। बैंक रेट वो रेट होती है जिसको चार्ज किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। वो रेट जिसको कौन चार्ज कर रहा है? आरबीआई चार्ज कर रहा है। किस चीज के लिए चार्ज कर रहा है? बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक। सो हायर द बैंक रेट, द हायर विल बी द लैंडिंग रेट्स। थर्ड बात की जा रही है, कैश रिजर्व रेशो। ये एक अमाउंट है, फंड है दैट बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। सीआरआर की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये एक तरीके का अमाउंट होता है, फंड होता है जिसे बैंक्स को मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ। आरबीआई क्या करती है? सीआरआर का यूज करती है मॉनेटरी, अपनी जो मौद्रिक नीति है उसको नियंत्रण करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा हमारा बी 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। ध्यान से देखिए, कमर्शियल बैंक्स ऐसी कौन सी मैकेनिज्म का यूज करते हैं जहां पर वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रेडिट दे सकते हैं। नो, डेब्ट सर्विसेज ऑब्लिगेशन बिल्कुल नहीं, एसएलआर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर की जब हम बात करते हैं तो देखिए वो परसेंटेज है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम liabilities which banks are required to invest a certain percentage of their time and demand deposit in asset specified by RBI including gold, government bonds and the securities। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 बात की जा रही है, इन स्टेटमेंट्स को देखना है। सबसे पहले, रिजर्व रेपो रेट इज ऑलवेज मोर देन द रेपो रेट। नहीं, ये वाइस वर्सा है। रेपो रेट इज ऑलवेज मोर देन दी रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट is the rate at which non-scheduled banks and payment banks can borrow fund overnight from RBI। बताइए क्या होगा? नॉन शेड्यूल्ड या शेड्यूल्ड बैंक्स होने चाहिए यहां पर? जी, यहां पर शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बात की जाएगी।
ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो, नॉन शेड्यूल यहां पर नहीं होगा, बस इतनी सी यहां पर गलती है। शॉर्ट टर्म के लिए ये बोरोइंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म की होती हैं। ओवरनाइट्स के लिए भी इनको लिया जाता है कई बार बैंकों के द्वारा। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है, जिस पर जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो क्या करेंगे, फंड्स को बोरो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट बैंक्स भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड बात की जा रही है एसएलआर की। Statutory liquidity ratio is the amount that banks have to maintain a stipulated proportion of their net demand and time liabilities in form of the liquid asset. Is it correct or wrong? बिल्कुल सही। ठीक है, सो ऑप्शन हमें सही क्या देखने मिलेगा, ओनली 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। Nominal GDP is the GDP measured at the reference price. Is it right or wrong? क्या होगा सही आंसर? नहीं, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, देखिए इसको रेफरेंस प्राइस पर नहीं काउंट किया जाता, बल्कि इसे हम देखते हैं करंट प्राइस पर। ठीक है, करंट प्राइस पर नॉमिनल जीडीपी को यहां पर देखा जाता है। देखिए साथ ही आप याद रखिए, जब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी, मार्केट वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जिसमें से क्या नहीं एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। ठीक है, यहां पर इन्फ्लेशन आपको एडजस्टेड नहीं दिखाई देगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो जाता है गलत। दूसरी बात कर रहे हैं रियल जीडीपी इज नॉर्मल जीडीपी एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। यहां पर एडजस्टमेंट हमें नॉमिनल में नहीं दिखाई देता, जबकि रियल जीडीपी में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, बात की जा रही है एफआरपीस की, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। ठीक है, देखिए इसमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। क्या बात करें, इट इज अ मिनिमम प्राइस। ठीक है, it is a minimum price that sugar mills have to pay to the sugarcane farmers. बिल्कुल correct. It is determined on the basis of recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices. बिल्कुल सही। There is no role of state government. जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद ही ये प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, in the relation to National Industrial Corridor Development Program for Industrial Corridor Development, which of the following statement is correct? बताइए इसमें से क्या सही होगा। The administrative control of the program is under the Department of Promotion of Industry and Internal Trades. बिल्कुल सही। The program aiming to develop new industrial cities as smart cities and converging next generation technologies across infrastructure sector. बिल्कुल सही, ये स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने की बात कर रहा है। थर्ड बात की जा रही है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग टेकन अप फॉर दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर सही हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित इन तथ्यों को हमें देखना है। ये बोल रहे हैं सब्सक्राइबर विल गेट एनुअल लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ओनली। नहीं, पार्शियल और कंप्लीट डिसेबिलिटी होने पर भी क्या किया जाएगा, इनको ये सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, पार्शियल या फुल डिसेबिलिटी होने पर भी। स्कीम ओपन है फॉर एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70। बिल्कुल सही है ना। The scheme will be offered by all the public sector general insurance companies। बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि जो भी ऐसी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, those who want to be the part of it, they can come and they can provide this particular services। ठीक है, चलिए तो 18 से 70 ईयर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गया और ये आपको देखने मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। यहाँ पर याद रखिएगा
एनुअल लाइफ इंश्योरेंस किस किस केस में दिया जा रहा है? डेथ के केस में तो दिया ही जा रहा है, लेकिन पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी के केस में भी हमें ये देखने के लिए मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 एंड 3. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ. सॉरी 63. एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है. ठीक है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एम है प्रमोट करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया. क्या होगा जी आंसर? जी बिल्कुल सही. इट्स हेडक्वार्टर इन मनीला. बिल्कुल राइट. 1966 में, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था. दिसंबर 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर कहां बनेगा? मनीला में. ये प्रोवाइड करता है लोन, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ग्रांट टू इट्स मेंबर टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल. बिल्कुल सही. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या देखने मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. सो दैट विल बी डी. Moving on to the next question, which is question number 64, and it is talking about which of the following was not stipulated in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. देखिए क्या नहीं है, ध्यान से देखिए क्या नहीं है, ये बात की जा रही है. ये बात करें कि एलिमिनेट करेगा रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 2007 and 8. इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, एफआरबीएम एक्ट 2003 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये हमें सही देखने मिल रहा है. दूसरी बात की जा रही है ये एलिमिनेट करेगा किसको? एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2008 and 9. नहीं. नॉन बोरोइंग्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. बिल्कुल करेक्ट. एंड फिक्सिंग गवर्नमेंट गारंटीज इन एनी फाइनेंशियल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. इट इज ऑल्सो राइट. ठीक है, तो एफआरबीएम की अगर हम बात करेंगे 2003 के ऑब्जेक्ट हैं कि क्या करना है, ये इंश्योर करेगा एक इंटर जनरेशनल इक्विटी इन द फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंसीज इन द फिस्कल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. ठीक है, बताना है कौन इसको रेगुलेट करेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नहीं. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? बिल्कुल करेक्ट. 4 तक जाना ही नहीं है. देखिए जब हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक चीज याद रखेंगे, इन्हीं को रेटिंग सर्विसेज भी बोला जाता है. यही वो कंपनी है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेटिंग सर्विसेज भी बोलते हैं. ओके, इसी के साथ आप याद रखेंगे इनके जो रेट होते हैं वो डेब्टर्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. किस तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? टू पे बैक द डेब्ट बाय मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑल्सो. ठीक है, कि इन केस कोई डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन हो जाएगी तो वहां पे एक गारंटी की तरह भी ये हमें काम करते हुए नजर आते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, जहां पे बात की जा रही है विद द रेफरेंस टू ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखना है इसमें से क्या करेक्ट नहीं है. ठीक है, बोल रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी. यस, ये हेल्प का पार्ट है जो कि NELP को रिप्लेस कर यहां पर आया था. ये अलाउ करता है कंपनीज को कि ये बिड कर सकती हैं किसी भी नए ब्लॉक के लिए बिना वेट किए हुए गवर्नमेंट के फॉर्मल बिड राउंडिंग के लिए. ऑल्सो राइट. ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गैसेस, कोल बेड, मीथेन गैस एक्सेट्रा जितनी भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर हमें देखने मिल जाएगा ओनली 3A. चलिए क्वेश्चन नंबर 67. With reference to the economic policies, which of the following act as an automatic stabilizer? बताइए इसमें से कौन एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है. देखिए याद रखिए जब हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की बात कर रहे हैं इन दी इकोनॉमिक पॉलिसीज
प्रोग्राम इनको डिजाइन किया जाता है टू ऑफसेट फ्लक्चुएशन इन द नेशंस इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? बैंक इंटरेस्ट रेट्स नहीं, वेलफेयर ट्रांसफर्स बिल्कुल करेक्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स जी नहीं, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेस करेक्ट। तो सही आंसर हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। Moving on to the next question 68 with reference to the macroeconomics which of the following are features of the liquidity trap? ठीक है, बताइए। लो और जीरो इन्फ्लेशन, ठीक है करेक्ट होगा। जीरो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल, देन इनइफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये ही लिक्विडिटी ट्रैप बनाते हैं। यहां पर क्या होगा, जीरो इंटरेस्ट रेट्स होंगी, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा एक लिक्विडिटी ट्रैप जो बाय डिफॉल्ट आपको कहां पे ले जाएगा, डिफ्लेशन या आपकी इकोनॉमी को डाउन कर देगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। मूविंग नेक्स्ट with reference to the balance of payment, BOPs के बारे में यहां पर बात की जा रही है। Which of the following constitute the current account? इसमें से क्या current account को constitute करता है? 69th क्वेश्चन। ट्रेड बैलेंस बिल्कुल करंट अकाउंट को बनाता है। देन बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स बिल्कुल सही, ट्रांसफर पेमेंट्स बिल्कुल सही, लेकिन फॉरेन एसेट हमारे बीओपीस का पार्ट नहीं होती। बीओपीस के करंट अकाउंट को ये यहां पर नहीं मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। मूविंग नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? चलिए बताइए कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन नंबर 70 जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The parliament? No. The selection committee? No. The none of the above? No. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है जब हम बात करते हैं आरबीआई की, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, आप देखने मिलेगा अंडर द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बोर्ड मेंबर्स में आपको सब लोग दिखाई देंगे। सभी कौन दिखाई दे सकते हैं आपको? गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर के अलावा आपको यहां पे और कौन दिखाई देंगे? देखिए, प्लस नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर एंड अ नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, ठीक है। और इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? ये सारे जितने भी मेंबर हैं, इन अपॉइंट करने वाली संस्था कौन होगी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, a rise in which of the following macroeconomics variable may lead to the fall in the level of outputs in the economy? ध्यान से देखिए, fall in the level of output बोल रहे हैं, ठीक है। क्या सेविंग्स फॉल करवा सकती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से? जी बिल्कुल। क्या एक्सपोर्ट्स करवा सकते हैं? नहीं, ये राइज करवा देगा, है ना। गवर्नमेंट टैक्सेस बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 and 3 ओनली। Question number 72, which of the following factors may be responsible for inflation in any economy? बताइए। expansionary monetary policies बिल्कुल, increase in the rate of direct taxes जी नहीं, ये इन्फ्लेशन के लिए नहीं। इन्फ्लेशन आपको पता है एक लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको क्या देखने मिलेगा? प्राइजेस, जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस हैं वो राइज हो जाएंगे, है ना। अब वो किस किस वजह से हमें देखने मिलेगा इन्फ्लेशन? यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज का एक्सपेंशन होना, डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से ऐसा कोई भी सिचुएशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, और थैंक्स टू द जीएसटी। देन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and option number 3, that will be
ऑप्शन सी ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 बात कर रहा है विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हेयर कट। देखिए, क्या ये एक तरीके का लॉस है जिसको शेयर किया जाता है बाय द बोथ लेंडर एंड द बोरोअर ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कोलैटरल? नो। Then it is the loss that borrower accept in order non-performing asset from their balance sheet. बिल्कुल नहीं. It is the difference between the market value of the collateral and the amount borrowed lent against the collateral. Right. फोर्थ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है. ये एक तरीके का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, मार्केट वैल्यू जो है एक कोलैटरल की और जो अमाउंट है जिसको बोरो किया गया है उसके अगेंस्ट एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा जब हम हेयर कट की बात कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है परसीव्ड रिस्क ऑफ द एसेट फॉलिंग इन द वैल्यू। द लार्जर द रिस्क, द लार्जर द रिस्क विल बी, वहां पर हमें क्या दिखाई देगा, लार्जर द हेयर कट इज। ठीक है, जितना लार्ज आपका रिस्क है उतना ही बड़ा आपको क्या दिखाई देगा, हेयर कट दिखाई देगा। तो ये अलाउ कर रहा है कि भाई इन केस अगर आपका जो बोरोअर है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, देन व्हाट यू शुड डू, जितनी भी कोलैटरल है उनको आप क्या करिए, बेच दीजिए, उनको अपने रीपेमेंट के लिए इनको सोल्ड आउट कर दीजिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द आरबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मॉनिटर करता है प्रिस्क्राइब कैश बैलेंस फॉर द बैंक्स, इट्स सप्रेसिव द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। मॉनिटर करता है, प्रिस्क्राइब करता है कैश बैलेंस फॉर द बैंक, बिल्कुल सही। देन इट सप्रेस इट सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल, नहीं करता। ठीक है, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। क्लियर, इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो क्रेडिट एक्टिविटीज इनफॉर्मल सेक्टर के लिए यहां पर सुपरवाइज करे। इट इंश्योर्स दैट बैंक लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर। जी, प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होते हैं आपको पता है, अगर हम एमएसएमईज की बात करें, सोशल सेक्टर्स की बात करें, जहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है और इनको टाइम और पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और यहीं पर हमें क्या देखने मिल जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, और प्राइमरी सेक्टर्स फंड्स भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट, क्योंकि आरबीआई इंश्योर करता है कि कौन से सेक्टर्स आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो थर्ड एंड फर्स्ट इज राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। विद रेफरेंस टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन स्टेटमेंट्स को देखना है। देखिए क्या बात कर रहे हैं, इट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑन पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, इज इट? जी नहीं, आपको याद होगा तो बीपीएसएस इज द हाईएस्ट बॉडी। बीपीएसएस की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो दैट इज द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि एक सब कमेटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑन द पेमेंट सिस्टम। Next, it has developed in the National Electronic Toll Collection Program to meet the electronic tolling requirements of the Indian market. बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किससे डील करता है, रिटेल पेमेंट से। ठीक है, और इसको एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है, देखिए आरबीआई के द्वारा। ठीक है, सो इट इज नॉट द हाईएस्ट बॉडी फॉर द पेमेंट सिस्टम, हाईएस्ट बॉडी इज द बीपीडब्ल्यूएस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी। Moving next on the question number 76, consider the following statement. The Sangalo-Mauritanian aquifer basin is the smallest basin in the Atlantic. No, it is not the smallest, it is the largest. तो ये तो गलत हो गया। The Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania and the Senegal signed a joint declaration to advance trans-boundary cooperation. The Senegal-Mauritanian Aquifer Basin, बिल्कुल correct. Option 2 is the right answer. Moving on to the question number 77, which is talking about the Seychelles Tax Inspector Without Border program was launched in the partnership with India.
बिल्कुल सही है। द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर आर जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक। नहीं, ये पार्ट करेगा OCED के साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड फॉर द TIWB प्रोग्राम्स। करेक्ट, सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। बात की जा रही है इंडिया गॉट, करेक्ट आंसर देखना है, re-elected to the United Nations Human Rights Council for the 2022-23 terms। बिल्कुल करेक्ट। The member of the council shall serve for the period of 3 years and shall not be eligible for the immediate re-election after the 2 consecutive terms। So, 2 consecutive term के बाद क्या एलिजिबल हो जाएंगे या नहीं, बताइए। बिल्कुल सही, ये सही है। ओके, सो यहां पर एक करेक्शन करिए, इट्स फॉर 24, ठीक है, 2022 एंड 24, नॉट 23। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा 78 का, ठीक है। करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, जहां पे बात की जा रही है ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। कुछ बातें दी गई हैं जिसको आपको देखना है इसमें से क्या सही है, करेक्ट आंसर देखना है। बोल रहे हैं द ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। करेक्ट, ये कंसिस्ट करती है 47 मेंबर्स स्टेट, जो कि इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली बाय द सीक्रेट बैलेट बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। टोटली राइट। It has the ability to discuss all the thematic human right issues and situation that requires its attention throughout the year and it also intervenes in that। ठीक है, याद रखिएगा ये इंटरवीन भी करता है ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, आपको याद होगा, आप कश्मीर का मुद्दा उठा लीजिए, यहाँ पर कई बार हमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। It is talking about the International Court of Justice, also known as the World Court, is not the organ. No, ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल 5 ऑर्गन्स है उसमें से एक ऑर्गन हमें दिखाई देता है, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पहला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। दूसरा ऑप्शन बात कर रहा है द कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट्स between countries based on the voluntary participation of the state concerned। बिल्कुल सही। and a state agrees to participate in a proceeding, it is obligated to comply with the court's decision। also right। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 only। moving on to the next question, which is the question number 81। it is saying mid-day meal scheme has been renamed as the PM पोषण scheme। करेक्ट है या नहीं जी, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात करी जा रही है। पीएम पोषण के नाम से इसे जाना जाने लगा है। कैसे, सितंबर 2021, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत। इट कवर्स ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास 1 to 5। नहीं, देखिए यही चेंजेस इसमें लाए गए थे, इसे 1 to 8th क्लास तक के लिए कर दिया। इसने बोला कि हम क्या करेंगे भाई, मिड डे मील स्कीम में आज की डेट में जो आपकी बाल वाटिकास हैं या प्री प्राइमरी स्कूल्स जो हमें देखने मिलेंगे, ठीक है, जो किसके हैं, या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सारे स्कूल जहां पर 1 से 8वीं कक्षा के सारे बच्चे जिसमें इंक्लूड हो जाएंगी बाल वाटिका, वो भी किसका पार्ट बन जाएंगी, हमारे पीएम पोषण का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, दैट इज पोषण शक्ति निर्माण, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर 1 एंड ओनली ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following statement is are correct regarding NEIA? ठीक है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। क्या है करेक्ट आंसर, द NEIA ट्रस्ट वॉज सेटअप इन 2006। जी हाँ, 2006 में बनाया गया था, यहां तक तो ये सही है।
to promote medium and long term project exports by enabling credit and political insurance. बिल्कुल सही, यहां पर ये मीडियम और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से इनका लेना देना नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं एक्सपोर्ट बाय इनेबलिंग क्रेडिट एंड पॉलिटिकल इंश्योरेंस के बारे में यहां पर बात करेंगे। NEIS supports projects which are commercially viable and strategically very very important. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। चलिए मूविंग नेक्स्ट, which of the following statement is are correct regarding the river ranching, बताइए। 83, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द रिवर रैंचिंग प्रोग्राम अक्रॉस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। इज इट? ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड नॉट बिहार, इट विल बी त्रिपुरा। तो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। द प्रोग्राम इज एम्ड एट द एड्रेसिंग द इंक्रीज इन द फिश कैच इंप्रूवमेंट, the livelihood of the fisheries and maintaining the cleanliness of the river। ठीक है, ये यहां पर सही हमें देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलिए मूविंग नेक्स्ट, अमृत 2 की बात की जा रही है। देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बोल रहे हैं ये टारगेट करता है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई बाय प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। द फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट विल बी शेयर्ड बाय द सेंटर, स्टेट एंड यूएलबीज। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी बात की जा रही है, दैट विल बी जियो टैग्ड, द प्रोजेक्ट विल बी जियो टैग्ड, बिल्कुल करेक्ट। 2015 में इसे लेकर आया गया था। साथ ही ये बात करता है 100% सीवरेज कनेक्शन के बारे में भी, है ना। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में ये सवाल पूछा गया है, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, 85 बात कर रहा है, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट द जेनरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी सो दैट क्वालिटी इज नॉट synonymous with the only higher price। ठीक है, जैसे जेनरिक मेडिसिन को लेके एक परसेप्शन क्रिएट है कि नो दीज आर नॉट गुड, इनका उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती होती हैं इस वजह से, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए पहले तो यहाँ पर काम किया जा रहा है। दूसरी बात करें, ये अपना कवरेज है वो एक्सटेंड करेगा ऑफ द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन so as to reduce the out of pocket expenditure on the medicine and thereby redefine the unit cost and treatment per person, ताकि जो आपके दवाइयों में खर्च होते हैं उसको यहाँ पर मिनिमम किया जा सके। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, both 1 and 2 is the right answer। Moving on to the question number 86, बात की जा रही है HPCL launched automated fueling technology UFill for the customers। yes, ठीक है। then UFill functionality does not require any app download, payment is app agnostic and real time via SMS QR। ठीक है, ये भी यहां पर सही है। then the technology provides the customer with the control of refueling as well as the touchless prepayment solution। ये भी यहाँ पर सही है। तो HPCL की अगर हम बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑटोमेटेड यूफिलिंग टेक्नोलॉजी, यूफिल जिसका नाम है। ये फंक्शन बिल्कुल रिक्वायर नहीं करता किसी भी प्रकार की ऐप को डाउनलोड करने के लिए, और जो पेमेंट है ये एक ऐप एगोनिस्टिक और रियल टाइम होती है, जहां पे SMS के थ्रू आपको एक QR कोड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी कस्टमर को कि भाई वो कंट्रोल कर सकते हैं रिफिलिंग को, और साथ ही टचलेस रीपेमेंट सॉल्यूशन की भी बात करेगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
Moving next on the question number 87, which is talking about the International Finance Corporation is an international financial institution that offers investment, advisory and asset management services to encourage private sector development in developing countries. ठीक है, it is right or wrong? बिल्कुल सही. IFC एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की और मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. करेक्ट. IFC एक लैंडिंग मोबिलाइजर है जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेस प्रोजेक्ट पे काम करता है. सो दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 88 इज टॉकिंग अबाउट द TWS, दैट इज द टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज. बात की जा रही है, India has recorded the highest loss in the terrestrial water storage if the loss of water storage in the Antarctica and Greenland is excluded. Correct. India is the topmost hotspot for the TWS loss according to the WMO analyze. बिल्कुल right. Then the southern part of India has experienced the maximum loss. जी नहीं, ये हमें सबसे ज्यादा लॉस देखने मिला है इंडिया के नदन पार्ट में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2. That will be option number A. चलिए, so let's talk about the question number 89 here, which is saying which of the following statement is or are correct. Recently, the United Nations Human Rights Council unanimously voted for recognizing a clean, healthy and sustainable environment as the universal right. Is it right or wrong? बिल्कुल सही. दूसरी बात की जा रही है, the right to clean environment was rooted in 1971 in the Stockholm Declaration. जी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन तो करेक्ट है, लेकिन इसको रूटेड किया गया था 1972 में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 90th, व्हिच इज सेइंग इसमें से कौन से जो कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्वाड के मेंबर्स इसमें से कौन है? तो देखिए, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया नहीं है, इसके अलावा हमें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, याद रखिएगा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के मेंबर हो जाते हैं. तो ये चारों कंट्री क्वाड ग्रुप को फॉर्म करती हैं. और आपको याद होगा सबसे पहली बार अगर हम देखें तो ये मिलेंगे 2007 में, जो एशियन जब यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तभी ये सारे आपस में एक साथ मिलते हैं. क्या बात की जाती है, ये बोल रहे हैं कि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जब आप बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये एक ओपन प्रोग्रेसिव और एक इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पर बात की जा रही है क्वाड्स में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की जा रही है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पहला देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. जी बिल्कुल करेक्ट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. दे होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years. जी नहीं, ये 6 years के लिए तो टर्म यहाँ पर होल्ड नहीं करते हैं, रादर ये 4 years के लिए यहाँ पर टर्म्स को होल्ड करते हैं until they attain the age of 65 years. So option number 2 is wrong. Next, they are eligible for the further employment with the state after retirement. No, they are not at all allowed. ठीक है, they cannot be employed with the state after their retirement or any kind of employment. तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, दे आर सेइंग ही इज अपॉइंटेड, CVC की बात कर रहे हैं, अपॉइंटेड बाय द 3-member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नहीं, अपॉइंट करने वाला व्यक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3-member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा. तो ऑप्शन हमारे सामने सही हो जाएगा ओनली 1, बाकी तीनों यहां पर गलत हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मूविंग नेक्स्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 92. नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गुजरात या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? जी करेक्ट आंसर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसे कंडक्ट कराएगी ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है इसको प्रमोट किया जा सके और जीरो जो एडिटिव्स होते हैं आपके या जो केमिकल्स होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ध्यान से देखिए,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ये बोल रहे हैं द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जी बिल्कुल ये सही है। दूसरी बात कर रहे हैं इट हैज द टोटल ऑफ 15 मेंबर्स। जी करेक्ट। नेक्स्ट बात की जा रही है द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 1 ईयर। जी नहीं, 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3C is wrong. And all member states are obligated to comply with the council's decision. This is also right. तो correct answer हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर C. Moving on to the next question. 94 बोल रहा है आपको NBFCs के बारे में यहाँ पर कुछ आंसर देने हैं। क्या बोल रहे हैं ये? NBFC can accept time as well as demand deposit. जी नहीं, अगर आप NBFCs की बात करोगे तो they cannot accept demand deposit. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन टाइम यहां पर आपको दिख जाएगा। दे कैन ऑफर डेबिट कार्ड्स टू देयर कस्टमर, नो दे कैन नॉट इशू द डेबिट कार्ड्स, दे कैन नॉट इवन इशू द चेक्स। ठीक है। थर्ड, एनबीएफसी डिपॉजिट्स आर नॉट अश्योर्ड बाय द आरबीआई। बिल्कुल करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। Moving on to the next question, question number 95, which is saying which of the following statement is correct regarding the prompt corrective action? बोल रहे हैं it refers to the Ministry of Finance watch list of the weak banks. जी नहीं, ये Ministry of Finance के पास तो हमें नहीं दिखाई देता है। रादर अगर हम PCA की बात करें तो ये हमें दिखाई देते हैं, देखिए सेंट्रल बैंक की वॉच लिस्ट में। ठीक है, कहां पर? सेंट्रल बैंक्स वॉच लिस्ट। तो पहला तो ऑप्शन हो जाता है गलत। दूसरी बात की जा रही है once invoked banks are not allowed to enter into the new lines of business, correct? And there will be a restriction on the banks on borrowing from the interbanking market, correct? So option C, which is 2 and 3 is the right answer. Moving on to the question number 96. बात की जा रही है आर्टिकल 244 की। देखिए किससे संबंधित है, लगातार न्यूज का विषय है, और न्यूज में क्यों है जी? लद्दाख के कारण। लद्दाख इज डिमांडिंग कि हमें क्या दे दीजिए, 6th शेड्यूल का पार्ट बना दीजिए। तो ये बात कर रहा है 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी। किस बारे में बात की जा रही है? ट्राइबल्स के बारे में बात की जा रही है ना? किसके बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है आपका 6th शेड्यूल। Moving on to the next question, 97th. Which of the following state comes under the 6th schedule of the Indian Constitution? जी असम आता है, बिल्कुल आता है। मणिपुर नहीं, नागालैंड नहीं, मिजोरम भी इसका पार्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश यस। तो करेक्ट आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा 1 and 4, which is the option number C. क्यों? देखिए अगर हम 6th शेड्यूल 244 की बात कर रहे हैं तो ये आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज बनाई जा सकती हैं, और यही डिमांड तो कौन कर रहा है? आपका लद्दाख इसी के बारे में ही डिमांड कर रहा है। क्या बोल रहे हैं कि आप देखेंगे जो 6th शेड्यूल है ये अप्लाई होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सॉरी, दिस इज द राइट आंसर 1 and 4। ठीक, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98, which is saying consider the following statement regarding the schedule 6th शेड्यूल। 244 के अंदर आता है और ये प्रोवाइड करता है, देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। बिल्कुल करेक्ट, पहले तो ये सही है। इट इज एप्लीकेबल इन द एरियाज हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। जी नहीं, ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। क्यों? अगर हम इसकी बात करें तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को आप देख लीजिए, ये भी ट्राइबल पॉपुलेशन यहां पर है, लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर ये पार्ट नहीं बनते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 99, इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 99 के बारे में हमें बताना है क्या सही है। यूटी ऑफ लद्दाख इज लार्जर देन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। दूसरी बात कर रहे हैं द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर would have a legislature but the UT of Ladakh would not. Yes, यही तो डिस्प्यूट का कारण है। ये बोल रहे हैं या तो हमें ये दे दो, नहीं तो हमें 6th शेड्यूल का पार्ट कर दीजिए, है ना? सो दिस इज द इशू इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
सो लास्ट क्वेश्चन, बात की जा रही है जया जेटली कमेटी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 2020 में बनाई गई थी जया जेटली कमेटी। किसके लिए जी? एज ऑफ मैरिज के लिए। ठीक है, एज ऑफ मैरिज की बात यहां पर क्या की जा रही है, एज ऑफ मैरिज को रिलेट करके देखना था, कोरिलेशन मैरिज का और वुमेन्स की जो न्यूट्रिशन है, जैसे वुमेन्स में आपको जिस भी तरीके की बीमारियां देखने मिलती हैं, चाहे आप बात करें एनीमिया की बात करें, ठीक है, आईएमआर की बात करें, मोर्टालिटी रेट्स की बात करें, उसका संबंध किस प्रकार से महिलाओं की वैवाहिक एज से है, इसके बारे में बात करना था। सो करेक्ट आंसर इज दी बी। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चंस, जहां पे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इकोनॉमिक्स के वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। इसी तरीके की और जानकारी के लिए, ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए, डू सब्सक्राइब राउज अकेडमी चैनल, नीचे आपको लिंक में दिख रहा है, सो सब्सक्राइब इट। एंड ऑल्सो we have started the program Gati. Gati is the special course that Rao's Academy has started for all the UPSC and MPPSC prelims aspirants. बिल्कुल जल्द ही आपके सामने एक आपका पेपर आने वाला है, मई में दोनों के लिए आपके पेपर आने वाले हैं। और गति प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत स्पीडी क्विक रिवीजन के साथ किस सेक्टर में से, किस सेक्शन में से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में तैयारी कर सकें। सो इट इज अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर्स बिलो। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।